एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स या फिर हम कह सकते हैं बैचलर डिग्री की हुई है। तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझे बार बार कॉल करके और मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि आखिरकार हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना कहाँ से शुरू करें, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार से नोट्स बनाएं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लगातार 10 दिन तक मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूं, जहां से आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे और कहां से पढ़े। दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जहां से एक सवाल हमेशा आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो PDF है, इस क्लास की जो PDF है, वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। और जो विद्यार्थी EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि एक बार प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर EMRS वाले कोर्स में जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री कंटेंट जरूर देखें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लो, यहाँ से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। दोस्तों तैयार हो जाए आप सभी लोग और अपने हाथ में पेन और रजिस्टर जरूर लीजिए। एक पेन और एक रजिस्टर अपने हाथ में जरूर लीजिए। जैसा जैसा मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ, थ्योरी लिखा रहा हूँ, जैसी वैसी थ्योरी आपको लिखनी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसको नोट्स कैसे बनाते हो, और एक बार जो ये कंटेंट में लिखा रहा हूँ थ्योरी के रूप में अगर आप अपने हाथों से अपने नोटबुक में लिख लोगे तो 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, या फिर हम कह सकते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। ये एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लेना, एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र आखिरकार है क्या? सबको पता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन की है, रंगनाथन द्वारा लिखी गई, लेकिन है क्या? अगर पूछा जाए तो क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, आप जरूर नोट्स बनाइए। ये क्या है पता आपको? तो ध्यान रखना है, इट इज द फर्स्ट बुक। ठीक है ना? इसका नाम है इट इज द फर्स्ट बुक। इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन। ठीक है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन की पहली किताब का नाम क्या है दोस्तों? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब, पहली पुस्तक। क्या दोस्तों? पहली पुस्तक। तो बार बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब का क्या नाम है? तो डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब। ध्यान रखना, तो पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस,
ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई पहली किताब है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब है, तो पहली किताब का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इस किताब का प्रतिपादन कब हुआ। प्रतिपादन को अंग्रेजी में कहते हैं रेंडरिंग या कंसीविंग, रेंडरिंग या कंसीविंग, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिपादन। तो इस किताब का प्रतिपादन किया गया था 1928 में, और कहाँ पर दोस्तों, मीनाक्षी कॉलेज, कहाँ पर, मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, अन्नामलाई नगर, कहाँ पर दोस्तों, अन्नामलाई नगर, मद्रास में, ठीक है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली किताब जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस किताब का प्रतिपादन 1928 में हुआ था, और 1928 में कौन सी कॉलेज में, मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, मद्रास। मद्रास में अन्नामलाई नगर में एक मीनाक्षी कॉलेज है जहां पर डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा अपनी पहली किताब का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये डॉक्टर रंगनाथन की जो पहली किताब है, इस किताब को प्रकाशित कब किया गया था, पब्लिश्ड इन, इस किताब को प्रकाशित किया गया था, देखिए इधर, इस किताब का प्रकाशन हुआ था PUBLISHED, इस किताब का प्रकाशन हुआ था 1931 में। कब हुआ था दोस्तों, 1931 में इस किताब का पब्लिकेशन हुआ था। देखिए प्रतिपादन हुआ था 1928 में, जबकि पब्लिकेशन हुआ था 1931 में, इसका पब्लिकेशन हुआ था। और दूसरा ये बनता है कि इसको पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, इस किताब को पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो पब्लिश किया गया था माला, माला का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। कई बार शॉर्टकट के अंदर क्या लिखा आता है, ऑप्शन के अंदर माला भी लिखा आता है। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1931 में इस किताब को प्रकाशित किया गया था। एक कई बार पूछा जाता है कि भाई माला की स्थापना कब हुई, तो माला का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में, और किसके द्वारा, रंगनाथन के द्वारा, किसके द्वारा, रंगनाथन के द्वारा। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना भी रंगनाथन के द्वारा 1928 में की गई थी, लेकिन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा रंगनाथन की पहली किताब जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसको 1931 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट ये आता है कि इस किताब का फर्स्ट एडिशन कब आया, तो ध्यान रखना इस किताब का फर्स्ट एडिशन आया था 1931 में। इस किताब का सेकंड एडिशन कब आया था, सेकंड एडिशन आया था 1957 में। और इस किताब का थर्ड एडिशन, तो थर्ड एडिशन कब आया था, 1992 में। थर्ड एडिशन कब आया था, 1992 में। तो आपको ध्यान रखना है रंगनाथन की जो पहली किताब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसका फर्स्ट एडिशन 1931 में जारी हुआ, सेकंड एडिशन 1957 में जारी हुआ, और थर्ड एडिशन जो है 1992 में जारी हुआ था। ये सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस किताब का फॉरवर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना। इस किताब की जो प्रस्तावना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता। इस किताब की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ध्यान रखना है इस किताब की प्रस्तावना लिखी गई थी बाय पी.एस. शिवा स्वामी अय्यर, पी.एस. शिवा स्वामी अय्यर। इस किताब की प्रस्तावना पी.एस. शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई थी। और इस किताब का इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय,
इस किताब का परिचय लिखा गया था किसके द्वारा? WCB सेयर्स। किसके द्वारा दोस्तों? WCB सेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो आपको इन दोनों को सवाल को याद रखना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर दोनों नाम आएंगे, लेकिन सवाल आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस किताब की प्रस्तावना को अंग्रेजी वर्ड याद रखना है। प्रस्तावना कहते हैं फॉरवर्ड। तो इस किताब की प्रस्तावना लिखी गई थी PS शिवास्वामी के द्वारा, जबकि इस किताब का इंट्रोडक्शन एंड परिचय लिखा गया था WCB सेयर्स के द्वारा। WCB सेयर कौन है दोस्तों? ही इज ए लाइब्रेरी टीचर ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। ठीक है ना, ये जो है WCB सेयर्स जो डॉक्टर ऐसा रंगनाथन के पुस्तकालय अध्यापक है, लाइब्रेरी टीचर है, ध्यान रखना। इनको लाइब्रेरी टीचर क्यों कहा जाता है डॉक्टर रंगनाथन का? क्योंकि जब डॉक्टर रंगनाथन पहली बार जो लाइब्रेरियन बनते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन 1924 में, तो फर्स्ट लाइब्रेरियन बनने के बाद मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन बनने के बाद वो जब लंदन जाते हैं, तो लंदन में वहाँ पर एक स्कूल ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। वहाँ के टीचर होते हैं WCB सेयर्स। तो वहाँ जाकर WCB सेयर्स से मुलाकात होती है, और WCB सेयर्स एक क्लासिफिकेशन के टीचर होते हैं। तो वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं डॉक्टर SR रंगनाथन। तो इसलिए WCB सेयर्स को डॉक्टर रंगनाथन के लाइब्रेरी टीचर के रूप में माना जाता है, कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन लिखा गया था किसके द्वारा दोस्तों? WCB सेयर्स के द्वारा लिखा गया था। फिर इस किताब का प्रीफेस किसके द्वारा लिखा गया था? माला का मतलब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस किताब को डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित करना। इस किताब को समर्पित किया गया था। इस किताब को समर्पित किया गया था श्रीमती रुक्मणी। तो ध्यान रखना है, श्रीमती रुक्मणी कौन है दोस्तों? डॉक्टर SR रंगनाथन की पत्नी है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर SR रंगनाथन की जो पत्नी है श्रीमती रुक्मणी है, उनको जो है उन्होंने अपनी किताब को क्या किया दोस्तों? अपनी किताब को समर्पित किया था। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस किताब जो डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब है उसको समर्पित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन कौन से हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से होते हैं, आपको फ्रिक्वेंटली लगातार आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए। पहला है बुक्स आर फॉर यूज। कौन सा है दोस्तों? बुक्स आर फॉर यूज यानी पुस्तकें उपयोग के लिए है। पुस्तकें उपयोग के लिए है। ठीक है ना, क्या है दोस्तों? पुस्तकें उपयोग के लिए है। पहला तो हो गया। दूसरा जो है सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज और हर बुक, मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ठीक है ना दोस्तों, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ध्यान रखना। तो एवरी रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, मतलब प्रत्येक पाठक को ध्यान रखना है कि जो है उसकी किताब मिलनी चाहिए। मतलब जब कोई एक यूजर है या रीडर है, जब लाइब्रेरी में जाता है, जो किताब लेने के लिए जाएगा, अगर वो किताब वहाँ मिलेगी तो उसके लिए लाइब्रेरी यूजफुल रहेगी। तो हर पाठक की किताब जो है लाइब्रेरी में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर। मतलब प्रत्येक
पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अगर लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब पड़ी है वहां पर, तो साल भर के अंदर उसका कोई ना कोई पढ़ने वाला मिलना चाहिए। अगर वो लाइब्रेरी के अंदर साल भर पढ़ी और उस किताब को पढ़ने वाला नहीं है, तो उस साल भर के बाद जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो उस किताब को रीडिंग आउट कर देते हैं, छांट कर अलग कर देते हैं। तो इसलिए प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये भी जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, चौथा है, फोर्थ है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर का मतलब होता है पाठक का समय बचाओ, पाठक का समय बचाओ, पाठक का समय बचाओ। सेव द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाओ। उसके बाद लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, वर्धनशील संस्था है। ठीक, तो ये है, ध्यान रखना, दीज आर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है। पहला हो गया बुक्स आर फॉर यूज, जिसे हम कहते हैं पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा है एवरी रीडर इज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, कि जो लाइब्रेरी के अंदर जो यूजर आ रहा है, जो रीडर आ रहा है, उसका समय बचना चाहिए। और पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये जो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब है। क्या है दोस्तों? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब है। अब हम एक एक सूत्र को हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। हर एक सूत्र का कोई ना कोई इम्प्लीकेशन होता है कि कौन सा सूत्र जो है किस चीज पर, लाइब्रेरी की किस चीज पर जोर देता है। तो पहला हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, पहला हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, कि जो पहला लॉ है, क्या रखना, इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। पहला जो लॉ है, पहला लॉ कौन सा है दोस्तों? बुक्स आर फॉर यूज। तो फर्स्ट लॉ के कौन कौन से इम्प्लीकेशन होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि भाई किताबें उपयोग के लिए हैं। अब किताबों को उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या हमें जरूरी होता है? भाई किताबों को यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो किताबों को उपयोगी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को डेवलप करना पड़ेगा कि किसी इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी कहाँ पर होगी। फिर हम लाइब्रेरी के अंदर बढ़िया सा फर्नीचर लाएंगे, लाइब्रेरी को चलाने के लिए इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे। फिर हमें लगता है लाइब्रेरी कितने घंटे तक खुली रहनी चाहिए। फिर लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टाफ की भी होनी चाहिए जरूरत। तो इस प्रकार के पहला जो लॉ है, बुक्स आर फॉर यूज, किताबें उपयोग के लिए है। अब किताबों को उपयोगी बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से इम्प्लीकेशन होने चाहिए? तो पहला इम्प्लीकेशन है लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय का स्थान, पुस्तकालय का स्थान, ध्यान रखना। पहला क्या हो गया? लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, के पुस्तकालय कहाँ पर होता है, पुस्तकालय का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, चाहे किसी भी स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, लाइब्रेरी का स्थान हमेशा सेंटर में होता है। सेंटर का मतलब स्कूल का सेंटर, उस स्कूल का बीच का स्थान जहाँ पर सभी लोग आराम से आ सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय का स्थान सेंटर में होना चाहिए। दूसरा होता है पुस्तकालय को उपयोगी, बुक्स को उपयोगी बनाने के लिए आपके पास बढ़िया सा क्या होना चाहिए? फर्नीचर, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं फर्नीचर और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? उपकरण।
फर्नीचर और उपकरण, क्या हो गया, फर्नीचर और उपकरण हो गया, ठीक है। लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी हो गया, और दूसरा हो गया फर्नीचर और इक्विपमेंट, कि भाई लाइब्रेरी को चलाने के लिए वहां पर बच्चे आएंगे बैठने के लिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, अच्छा इक्विपमेंट एंड उपकरण होना चाहिए, ताकि लाइब्रेरी को अच्छा यूजफुल बना सकते हैं दोस्तों। तीसरा होता है लाइब्रेरी आर्ट्स, लाइब्रेरी आर्ट्स यानी पुस्तकालय के घंटे, पुस्तकालय के घंटे मतलब पुस्तकालय कितने घंटों तक खुला रहना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सुबह कितने बजे खुलना चाहिए, शाम को कितने बजे बंद होना चाहिए, वो पुस्तकालय किस प्रकार का है, पब्लिक लाइब्रेरी है या अकेडमिक, जैसे अकेडमिक लाइब्रेरी है तो अकेडमिक लाइब्रेरी तो वो स्कूल जब चलती है उस समय खुलेगा 6 घंटे के लिए, ठीक है, जबकि पब्लिक लाइब्रेरी है तो वो सुबह से लेट नाइट तक ही खुलती है। तो डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रकार की लाइब्रेरी, उसके हिसाब से लाइब्रेरी कितने घंटे खुलेगी, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी स्टाफ जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय कर्मचारी, क्या कहते हैं दोस्तों, पुस्तकालय कर्मचारी। कि भाई पुस्तकालय कर्मचारी कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, उसका अनुभव कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक लाइब्रेरी के अंदर किताबों को और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए एक लाइब्रेरी स्टाफ का सॉफ्ट कॉर्नर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, एक अनुभवी होना ज़रूरी है, एक वेल ट्रेंड होना चाहिए, तब जाकर जो है लाइब्रेरी को अच्छा सा यूजफुल बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है पुस्तकों को यूजफुल बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इम्प्लीकेशन है, इन इम्प्लीकेशन को आपको लागू करना होता है। फिर उसके बाद पांचवा जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना, नियम निर्देश कि एक लाइब्रेरी को चलाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लाइब्रेरी के मैनेजमेंट को चलाने के लिए लाइब्रेरी के भी दिशा निर्देश या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। क्या होता है, लाइब्रेरी के लिए भी रूल्स रेगुलेशन होता है, ताकि उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो है लाइब्रेरी को सही तरीके से हम चला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना फर्स्ट लॉ के इम्प्लीकेशन है, क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी के लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम जोड़ देता है। तो लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी के लिए ध्यान रखना है पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम जो है वो जोड़ देता है। तो आपको ये जो ये इम्प्लीकेशन है, ये इम्प्लीकेशन आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा है इम्प्लीकेशन ऑफ द सेकेंड लॉ, ठीक है ना। दूसरे लॉ के अंदर कौन कौन से इम्प्लीकेशन आते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एवरी रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो हर एक पाठक को किताब मिलनी चाहिए, तो हर पाठक को किताब मिलनी चाहिए तो किताबें व्यवस्थित किताबें मंगानी पड़ेगी। और किताबें कौन मंगवाएगा, कैसे मंगवाएगा, किसका दायित्व होता है, किसका जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए हर पाठक को किताब मिले उसके लिए कौन कौन काम करती है, किसका दायित्व होता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट या फिर गवर्नमेंट, ठीक है ना, राज्य या सरकार का दायित्व, राज्य या सरकार का दायित्व। भाई आपके शहर में एक पब्लिक लाइब्रेरी है और पब्लिक लाइब्रेरी में हर प्रकार का यूजर आता है, लेकिन यूजर वहां पर आता है, अगर वो किताब नहीं मिलेगी उसको यूजर को, तो प्रत्येक पाठक को उसकी किताब मिलनी चाहिए। तो किताब नहीं मिलेगी तो वो लाइब्रेरी यूजलेस एक तरह से देखा जाए। तो उस प्रत्येक पाठक को किताब मिलनी चाहिए। सबसे पहला दायित्व किसका होता है, उस राज्य का दायित्व होता है, उस राज्य की सरकार का दायित्व होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है आपके ऑब्लिगेशन ऑफ
ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी यानी पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व, पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व कि जो लाइब्रेरी अथॉरिटी बनी हुई है उसका भी दायित्व है कि जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के अंदर हर जो है स्टूडेंट्स के लिए किताब होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का लाइब्रेरी यूजर या रीडर आता है तो मान लो कि कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, या फिर कोई करंट जनरल किताब पढ़ने आता है, कोई अखबार पढ़ने आता है। भाई कोई सिटी के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ पर कोई अखबार पढ़ने के लिए आया और वो इंग्लिश अखबार पढ़ना चाहता है, और तो वहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया जो चाहिए उसको, जब टाइम्स ऑफ इंडिया है ही नहीं तो फिर वो क्या, ऐसी लाइब्रेरी किस काम की। तो आपको पता होना चाहिए कि पुस्तकालय अथॉरिटी का भी दायित्व होता है कि वे लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा है ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ्स, पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व कि लाइब्रेरी के अंदर जो स्टाफ है उनको भी ध्यान रखना होगा कि हर महीने आने वाली मैगजीन होनी चाहिए वहाँ पर, हर डेली आने वाला न्यूज़पेपर होना चाहिए वहाँ पर, हिंदी में भी न्यूज़पेपर होना चाहिए, इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर होना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रत्येक पार्ट है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के यूजर होते हैं, अलग अलग प्रकार के यूजर अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। किसी को अखबार पढ़ना पसंद है, किसी को मैगजीन पढ़ना पसंद है, किसी को नॉवल पढ़ना पसंद है, किसी को स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो उसके हिसाब से हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसलिए ये दूसरा नियम कहता है कि ये दायित्व है लाइब्रेरी के अंदर काम करने वाले स्टाफ का भी, ये बहुत बड़ी दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर्स यानी पाठक का दायित्व। ठीक है भाई, एक पाठक का दायित्व होता है। अब देखिए, आप सोच रहे सर एक पाठक का दायित्व क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई यूजर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आता है और वो सोचता है कि सर जो उसने किताबें पढ़ी उसका दायित्व क्या है, उस किताब जहाँ से उसने उठाई है उस किताब को वापस रखना होना चाहिए। ऐसा नहीं वो टेबल पर अखबार पढ़ रहा है और अखबार पढ़ने के बाद अखबार को फेंक दिया या इधर उधर डाल दिया, नहीं। तो एक लाइब्रेरी के अंदर एक पाठक का भी दायित्व होता है कि जो सोर्स का वो यूज कर रहा है, चाहे अखबार हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे पीरियडिकल हो, जहां से उसने उठाया वहां पर वो वापस रखे। दूसरा, जो भी लाइब्रेरी के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फर्नीचर है, उसको सही तरीके से यूज करे, उसका नुकसान नहीं पहुंचे। तीसरा, जो रूल्स रेगुलेशन लाइब्रेरी के अंदर जो लागू होते हैं उसको फॉलो करें। तो कुल मिलाकर एक लाइब्रेरी जो रीडर्स होता है उसका भी एक दायित्व होता है कि इसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है। तो आपके जो सेकंड लॉ है जिसका नाम है एवरी रीडर हिज हर बुक, इसके ये 4 क्या है दोस्तों इम्प्लीकेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ऑब्लिगेशन वर्ड, सेकंड लॉ के लिए ऑब्लिगेशन वर्ड कितनी बार आया है, तो ध्यान रखना ऑब्लिगेशन वर्ड 4 बार आया है। वहां पर पूछा जाता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी के लिए कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का नियम जो है जोर डालता है, तो ऑब्लिगेशन वर्ड आता ही हमेशा ध्यान रखना है दूसरा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस को पढ़े कैसे, लाइब्रेरी साइंस के नोट्स कैसे बनाए। इसलिए मैंने लगातार ये तीसरी क्लास है और लगातार मैं 10 क्लास आपके लिए बना रहा हूँ। इसका प्ले लिस्ट भी हमने बना दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार ईमानदारी से ये 10 क्लास जरूर देखें। 10 क्लास देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा अरे यार लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा था, तो कौन सा पढ़ा टॉपिक दोस्तों, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमने पढ़ा था, इसके बारे में हमने नॉर्मल जानकारी दी है ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से पुस्तकालय विज्ञान के जो क्या कह सकते हैं कि
नियम होते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए हमारे दो प्रकार से हम पढ़ाते हैं। पहला हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर क्या है कि हमारा पूरा जो कंटेंट है वो क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। हर एक टॉपिक का वीडियो पीडीएफ टेस्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस टॉपिक का लाइव एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाते हैं, लाइव एमसीक्यू विथ रिवीजन। क्योंकि रिकॉर्डेड पढ़ने के बाद स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डाउट होता है, तो हम क्या करते हैं, लाइव एमसीक्यू में हम हर एक टॉपिक का रिवीजन करवाते हैं और उसके बाद सारे टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करवा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक वाइज होता है, उसके बाद यूनिट वाइज होता है, फिर उसके बाद जो है हम एग्जाम से पहले मेगा टेस्ट भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं दोस्तों, मेगा टेस्ट भी करवाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पिछली बार 2023 के अंदर जो EMRS की वैकेंसी आई थी, उसमें हमारे यहाँ से ऑनलाइन स्कूल इंडिया से 100+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। अभी हाल ही में हमने हरियाणा का टॉपर दिया है, उससे पहले हमने जोधपुर हाईकोर्ट का टॉपर दिया है। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन ले रहे हैं और हमने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है उनको, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत जब ये दोनों मिल जाएगी तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है दोस्तों। तो EMRS लाइब्रेरियन जो फेज 2 में वैकेंसी आ रही है, उसका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मात्र 2,999 में आपको मिल जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को ये पता चलना चाहिए कि भाई EMRS का जो पुराना पेपर है वो पुराना पेपर कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरे तीनों किताबें मंगानी है, ये PY बुक है, PY बुक का मतलब प्रीवियस ईयर, ये PY बुक है। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ये किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये ध्यान रखना है कि बायलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। ऐसी किताब बहुत कम आती है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और सबसे बड़ी बात क्या, इसमें आंसर हमने नीचे दे रखे हैं ताकि कहीं जाने की जरूरत नहीं रहे। और इस किताब को अगर आपको मंगाना है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड करें और इस किताब का लिंक क्या हो जाएगा, 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कीजिए तो इस किताब का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड करके भी इस किताब को घर पे मंगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा तो बार बार आपसे ये कहना है कि एक बार जो विद्यार्थी नए हैं और EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार ये जो 10 बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा रहा हूँ, एक बार आप 10 क्लासेस दे के नोट्स बनाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अरे यार लाइब्रेरी साइंस को ऐसे पढ़ा जाता है, इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।